जय हिंद साथियों, मैं अमन शर्मा विज्ञान का अ, विज्ञान का विद्यार्थी एक बार आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं और हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक जो कि है कोशिका सेल और दूसरा है मस्कुलर सिस्टम और ऊतक। आज हम अपनी क्लास का तीसरा तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो इधर काफी ज्यादा ठंडी है, उधर भी होगी शायद। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने एक नए चैप्टर को। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी का मजा लूट रहे होंगे और आपकी सभी की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। और मैं अभी जैसे कि नोट्स पढ़ाते हैं तो मैंने कल से जो भी नोट्स हैं उन्हें शॉर्ट में डालना चालू किया हूं, क्योंकि जो जब मैंने डाला था तो ऐसा कुछ आ रहा था, इतने इतने से बोर्ड कवर हो रहा था, उस साइड के साइड का बोर्ड कट जा रहा था। मुझे नहीं पता, मैं इतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट्स में डालना शुरू किया हूँ। तो आप इधर से पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा भी कोई नए टीचर है तो नहीं होगा, लेकिन आप शुरू कर सकते हैं, आपको फायदा जरूर मिलेगा। क्वेश्चन एग्जाम में इससे भाग नहीं जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र वही है जो, अगर हम खड़े हैं, हम खड़े हो पा रहे हैं, तो हमें खड़े होने में मदद कौन कर रहा है? कंकाल कर रहा है। हमारे अंदर एक स्केलेटन है, वह हमें हमारे शरीर को पोस्चर देता है, एक आकार देता है और एक सही तरह से खड़े होने में वह हमें हमारा साथ देता है। कंकाल का, जिसके अंदर कंकाल नहीं होता वो खड़ा भी नहीं हो पाता। जैसे कि केचुआ, केचुआ के अंदर कंकाल नहीं होता, इसलिए वो खड़ा भी नहीं हो पाता। जो सांप होगा, सांप को आप पकड़ के एक बार ऐसे करके घुमा देंगे जोर से, तो सांप के अंदर की अस्थियां टूट जाएंगी, तो वो भी चल नहीं पाएगा, रेंग नहीं पाएगा। तो हमारा सबसे पहला कि कंकाल क्या करता है, कंकाल हमें एक सही पोस्चर देता है। एक सही पोस्चर देने के बाद वह हमें खड़े होने में मदद करता है, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल एक ढांचा है, हमारे शरीर के अंदर का ढांचा है, जो कि हमारा हमको सही खड़े होने में करता है। अब देखिए, जैसे हमारा रिब केज है, रिब केज है मतलब कि इसको, ये जो हमारा स्केलेटन सीने के आसपास हमारे सुरक्षा, तो ये क्या खड़े होने में हमें सुरक्षा दे रहा है? नहीं, ये हमें सुरक्षा भी दे रहा है। कैसे दे रहा है? जैसे कि हार्ट है इधर, जैसे बहुत लोग गुस्से में, हिम्मत हो तो करके दिखाओ, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, इधर बहुत तेज से करते हैं। तो उसमें अगर ये स्केलेटन नहीं हो, रिब केज यहाँ नहीं हो, तो इतने ही करते में सीधे जय श्री राम। क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है हमारा हार्ट, तो हमारे हार्ट को ये प्रोटेक्शन देता है, रिब केज प्रोटेक्शन देता है। अगर ये ना हो तो हम लोग ऐसे करें तो इतने में समझ सकते हैं, जय श्री राम हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ एक सही ढांचा देते हैं, सही आकार देते हैं। तो अस्थि का यह मतलब होता है। अस्थियां क्या अस्थियां ही होती हैं? तो जो अस्थियां होती हैं, बोन होता है, अस्थि मतलब बोन। जो हमारे शरीर का ढांचा है, क्या सिर्फ अस्थियों से मिलकर बना है? जी नहीं, अस्थियां और उपास्थियां, बोन
कार्टिलेज, कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज। जो अस्थियां होती हैं वो हार्ड होती हैं, अस्थियां जो होती हैं हार्ड होती हैं, लेकिन क्या हार्ड ही हार्ड रहेगा तो क्या हमारा मूवमेंट हो पाएगा? जो अस्थियां होती हैं हार्ड होती है, घूमती नहीं है। तो एक हड्डियों से दूसरी हड्डी जो बड़ी होती है उसके बीच में कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज घूम सकता है। जैसे कार्टिलेज का मैं उदाहरण दूं तो जैसे ये कान का हमारा पिन्ना है, ये पिन्ना है, ये कार्टिलेज है, ये देखिए घूम सकता है, एक मूवमेंट कर सकता है। ये भी एक प्रकार की हड्डी है, लेकिन ये हड्डी सॉफ्ट होती है। तो और जो बेसिकली बोन होता है वो है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसको उसका अग्नि संस्कार करते हैं तो एक जब जलने के बाद एक रंगीन सी आग निकलती है। वो किसके कारण होती है? वो फास्फोरस जलता है। जब हमारा शरीर जलता है तो फास्फोरस भी जलता है, हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, इसीलिए एक रंगीन तरह की उसमें तरंग या फिर लपक उठती है, तो वो फास्फोरस के कारण होता है। लोग बोलते हैं कि भूत आ गया, भूत आ गया, नहीं, वो फास्फोरस के कारण ही होता है। जैसे कि कैल्शियम फास्फोरस, तो जो कैल्शियम होता है वो हमारे शरीर को मजबूती देता है। हमारी हड्डियां कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन। और जो हमारी अस्थियां होती हैं, अस्थियों के बनने को ऑस्टियोब्लास्ट प्रोसेस से बनती हैं। और ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन होता है। तो जैसे कि अब जो अस्थियां होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? अस्थियां दो प्रकार की होती हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। जैसे कि हम इंग्लिश में कर देते हैं। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल से आप तो समझ ही गए होंगे कि वह कंकाल जो शरीर के बाहर होते हैं, जो शरीर के बाहर होते हैं उन्हें हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे कि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, चींटी, चींटी, सांप, घोंघा, घोंघा, केकड़ा, क्रोकोडाइल और टर्टल, कछुआ, ये सब के अब बाहरी कंकाल होता है जो कि इनको सुरक्षा देता है बाहर से। चींटी भी जो होती है, जो चींटी होती है, चीटा होता है, चिहुटा बोलते हैं इसको, तो चिहुटा के बाहर होता है, वो उसे प्रोटेक्शन देता है। तो अब आप में से कुछ लोग बैठे होंगे, वो बोल रहे होंगे कि वो तो क्या प्रोटेक्शन देगा, हम उसको ऐसे पकड़ के दबा देते हैं तो मर जाता है। उसकी भी एक लिमिट है। अब हम किसी छोटी सी चीज के ऊपर 100 किलो रख देंगे, बोलेंगे वो सह नहीं पा रहा है। तो अगर आप उसको बहुत गौर से चींटी को देखेंगे तो उसके
ऊपर एक कंकाल, मतलब एक हल्का सा टच करके फील करेंगे तो हार्ड सा महसूस होगा, तो बाह्य कंकाल है वो उसका, चींटी का। तो ये जो होता है ये बिल्कुल काफी ठोस होता है। जैसे कि आप जो टर्टल होता है, कछुआ होता है, उसके बाहर का देखेंगे आवरण जो रहता है वो बहुत ही ठोस होता है। जो ठोस होता है, जो उसको सुरक्षा देता है। जैसे कि कोई आया, उसको पकड़ने की कोशिश किया, कोई भी जानवर उसको देखा, तो पहले कछुआ देख रहा है बाहर, अरे आ रहा है, जल्दी से अपना सर पूंछ पैर अंदर कर लिया, अब वो गोल गोल हो गया। तो अब अब वो कोई भी शेर है या फिर शेर हो गया, लोमड़ी हो गई, उसको पकड़ रही है, तो उसके बाहर का आवरण इतना हार्ड होता है कि उनके दांत उसके अंदर घुस नहीं पाते। तो एक प्रकार का कंकाल ही है, कंकाल ही है। तो बाहर बाहर कंकाल, अब उसको उसको अब कुछ देर बाद जब घुमाया, वो कछुआ तो निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि और उसको ले भी नहीं जा सकता क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहा है अच्छे से उसको। तो जब छोड़ के चला जाएगा तो फिर निकलेगा बाहर, हमको पकड़ने आए थे, हम कछुआ डॉन। तो वो उसे प्रोटेक्शन देता है। जो टिड्डा होता है, ग्रास होपर, हरा हरा, उसके ऊपर भी वो भी बाह्य कंकाल होता है, वो भी एक बाह्य कंकाल होता है। और जो आंतरिक कंकाल हो गया, जैसे आंतरिक कंकाल पे जैसे हम मनुष्य आ गए, जो बड़े जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, कुत्ते हो गए, शेर हो गए, लोमड़ी हो गए, और सारी चीजें हो गई, वो बाह्य कंकाल है। लेकिन जो कछुआ होता है, उसके अंदर बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, दोनों कंकाल होते हैं। उसकी पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है और ऊपर जो उसका सेल होता है वो भी एक कंकाल का ही बना होता है। अगर आपने ऐसा सोचा है कभी कि जैसे कि आ, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के बाहर भी बाह्य कंकाल होता, तो सब बिल्कुल सफेद सफेद दिखते हैं। ये जो लड़कियां मेकअप कर रही हैं, तो ये मेकअप नहीं कर पाती, वही हड्डी के ऊपर रेड कलर का यहाँ क्या लगाती हैं, आंख के ऊपर लगाती हैं, तो हड्डियां हड्डियां ही तो होती, पूरी हड्डियां, सिर्फ हड्डियां। तो उसमें मेकअप लड़कियों को बहुत कष्ट हो जाता है मेकअप करने का। हम लड़कों का क्या है, लड़कों का मेकअप यही है कि पानी से मुंह धुले, और मुंह धुलने के बाद सीधे तैयार, ऐसे करके बाद। लड़कियों को तो कम से कम अगर रात को 7 बजे पार्टी है तो कम से कम वो 3 बजे से तो मेकअप करने बैठती। तो लड़कियां मेकअप नहीं कर पाती, इसीलिए हमारे अंदर आंतरिक कंकाल है। तो जैसे कि हड्डियां होती हैं, हड्डियां जैसे कि ये एक हड्डी है, कुछ इस प्रकार की हड्डियां होती, इस प्रकार की हड्डियां होती हैं। तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये तो बोन है, ये बोन है, और ये जो है कार्टिलेज है, क्योंकि सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। ये मदद करता है हमारे शरीर में मूवमेंट करने पे, ये शरीर का मूवमेंट है। अगर ये वाला हिस्सा भी हार्ड हो जाएगा तो हमारा पैर नहीं घूमेगा, हाथ नहीं घूमेगा। इसीलिए जो शरीर के ज्वाइंट होते हैं जितने भी, उनमें कार्टिलेज पाया जाता है, जो कि एक सॉफ्ट आवरण होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और एक हड्डी जैसे है, हड्डी हो गई, बोन से बोन जो जुड़ता है, हड्डी से हड्डी जो जुड़ती है, तो वो है, उसे लीगामेंट जोड़। जैसे कि एक हड्डी है, इस हड्डी के ऊपर से अगर हड्डी जुड़ रही है, तो अब जब हड्डी हड्डी हो जाएगी तो वो तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए हड्डी और हड्डी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और वही गैप को जोड़ने के लिए, जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे दो पेपर फट गए, बीच से कट गए, अब उनको जोड़ना है, तो उनमें टेप बिल्कुल चिपका देते हैं, साट देते हैं, तो एक चिपक जाते हैं। तो उसी तरह ये दोनों हड्डियों के बीच में जो हड्डियां जुड़ती हैं, वह काम करता है लिगामेंट, लिगामेंट काम करता है।
और ये बोन के अंदर क्या बनता है? बोन के अंदर हमारे अंदर जो ब्लड है, तो ब्लड ब्लड का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, क्या पता है आपको? जी हाँ, ब्लड का फॉर्मेशन होता है हड्डियों के अंदर। हरी शरीर में हमारी जो बड़ी हड्डियां होती हैं, उसी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का काम तो पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम होता है। डब्ल्यूबीसी का काम हो जाता है हमारी रोग प्रतिरोधकता क्षमता। ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग आता है तो रोग को रोग से लड़ना इसका काम होता है। अब मान के चलिए किसी को ब्लड कैंसर, मतलब हमारा बोन मैरो जो है, बोन मैरो बहुत सारा ब्लड बना दिया, तो कैंसर, किसी भी चीज की अधिकता कैंसर होती है। तो किसी चीज की जब अधिकता होती है तो उसे कैंसर कहते हैं। तो जब जो बोन मैरो ब्लड बना रहा है तो उसके लिए एक काम चलाऊ चीज है कि उसको हम कीमो देते हैं, सलाइन वाटर में डालकर कीमो चढ़ाते हैं। तो कीमो का काम कुछ नहीं है, कीमो और कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ जाता है जो कमजोर कोशिकाओं को मारता है। आप अगर बहुत सारे बच्चे नहीं जाने होंगे तो वो अगर जाने, उनको बताऊं तो जो हमारा ब्लड होता है, सॉरी, जो कैंसर के सेल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, बहुत ही ज्यादा कमजोर उसके सेल होते हैं। तो जो कीमो होता है, कीमो जाके सारे कमजोर सेलों को भम, 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 उनको मारता है, तलवारें चलती हैं अंदर। तो क्या ये कि परमानेंट इलाज है? जो सेल है, मतलब कीमोथेरेपी क्या एक परमानेंट इलाज है हमारे ब्लड कैंसर का या फिर किसी चीज का? नहीं। उसके लिए आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। ये के काम चलाऊ है कीमोथेरेपी। लेकिन अगर उसको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट रेजोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब भी होता है, जिस भी हॉस्पिटल में होता है, तो वो बिल्कुल एक अलग सा उनका चैम्बर होता है, मतलब एक अलग सा फ्लोर ही होता है। क्योंकि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तो जो जिसका ट्रांसप्लांट हो रहा है और जो दे रहा है, तो पहले तो इसके अंदर ड्रिल करेंगे, डॉक्टर ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद वैक्यूम करके इनका जो बोन मैरो इसको बाहर निकालेंगे। तो जब बोन मैरो बाहर निकलेगा तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों निकल जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ जो दे रहा है उसके अंदर भी ड्रिल करेंगे, हड्डियों में उसका बोन मैरो निकालेंगे और उसका बोन मैरो निकाल के इसमें डालेंगे। तो उस समय पे जो हमारे शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन दे रहा है, डब्ल्यूबीसी, दोनों के शरीर में नहीं, दोनों काफी कमजोर है, दोनों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है, इसलिए उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता। उस फ्लोर में ही सिर्फ उसी का डॉक्टर जाएगा जिसका पेशेंट है, उससे किसी को नहीं दिया जाता। जैसे कि बहुत रिश्तेदार आ गए, अरे चचा, अरे चचा ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। अच्छी, इतने में तो चचा जी चले गए, सरपंच जी तो चले गए, अब कौन संभालेगा गांव की जिम्मेदारी? इसीलिए जिनका भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर, बिल्कुल नील होता है, उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। तो बोन अस्थियों और अस्थियों को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। और फिर उसके बाद जो मसल्स, मांस प्लस अस्थि को जोड़ने का काम करता है टेंडन। अस्थि और मांस का जोड़ने का काम करता है टेंडन। अब जो कि हमारे शरीर में जो हड्डियां जुड़ती हैं,
उस प्रोसेस को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे और ये हमारे शरीर में जो परिपक्व जब हड्डियां बिल्कुल अपने जुड़ रही हैं 30 साल की उम्र तक होता है। अगर आपके शरीर में 30 साल की उम्र तक हड्डियां अगर टूट रही हैं, आपके शरीर की टूटती है, तो काफी जल्दी से तेजी से रिकवर करेगी। और 30 साल के बाद ऑस्टियोब्लास्ट काम करना बंद कर देता है। तो वही अगर आप 70-80 साल के मान लीजिए दादाजी हैं, उनकी हड्डी टूट गई, तो उनकी हड्डी जोड़ने में काफी समय लगेगा। लेकिन वही अगर 30 साल की उम्र से कम की व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो उसे जोड़ने में कम समय लगेगा, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट अभी उधर वर्क कर रहा है। जैसे कि आपका घर बन रहा है, आपका घर बन रहा है, घर बनते बनते एक दीवार गिर गई, तो क्या कुछ नहीं, फिर हो गया, फिर वापस से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर बन गया, फिटिंग हो गई, पुट्टी प्लास्टर हो गया, टाइल्स लग गया, गृह प्रवेश हो गया, उसके बाद दीवार टूटी, तब तो बंटाधार जैसी आराम हो जाएगा। तो वही अगर पहले 30 तक हमारे शरीर में ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव होता है, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव होता है, तब तक अगर हमारे शरीर में कुछ भी ऐसी क्रिया होती है, तो उस क्रिया वो अगर हड्डी टूटती है तो जल्दी जुड़ेगी। ऐसे छोटे बच्चों में भी बहुत ही ज्यादा ऑस्टियोब्लास्ट वर्क करता है। तो जब हमारा जो कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके शरीर में, तो उस जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300, 300 प्लस 308 कुछ ऐसे, लेकिन ऑन एन एवरेज 300 हड्डियां होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है। तो उसके बाद फिर उसकी दादी उसको बढ़िया मालिश आलिश करके बेहतरीन उसको ऐसे हाथ पैर घुमा के उसको मजबूत बनाती है। तो जब बच्चा जन्म लिया तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां? 300। जन्म लेने के बाद जब वो नर्सरी क्लास में, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, नर्सरी क्लास में गया, फर्स्ट क्लास में गया, तब उसके शरीर में हड्डियां होती हैं 208। और फिर उसके बाद जैसे अब हम लोग हैं, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हो। तो ये होता है जन्म के समय, न्यू बॉर्न बेबी के शरीर में 308 हड्डियां होती। फिर उसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जो होती है उस समय 208 हड्डियां। और एक जो युवा होता है उसके शरीर में 208 206 हड्डियां होती हैं। तो आज हमने पढ़ा कंकाल तंत्र को, आज हमने स्टार्ट किया है, 5 से 6 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। आज हमने बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम अपनी पूरी हड्डियां पढ़ेंगे, 206 हड्डियां मैं आपको याद कराऊंगा बिना किसी टेंशन के। और बहुत ही 10 से 15 मिनट में आप सारी हड्डियां आपको याद होंगी। और कल हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और सॉरी अपने हड्डियों के बारे में, और हड्डियों के सारे नाम मैं आपको याद कराऊंगा। उम्मीद है आपने क्लास एंजॉय की होगी। अगर आपने क्लास एंजॉय की है, हाँ, और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या ये 11th और 12th के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल। जो भी 11th और 12th और 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट है, तो आप इससे पढ़िए, आप बिल्कुल डिटेलिंग से आप अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे आप एसएससी ले लीजिए, चाहे स्टेट एग्जाम ले लीजिए, किसी भी तरह का, आपको इससे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पाएगा। लेकिन एक शर्त है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने इधर पढ़ा दिया और आपने लेक्चर सुन लिया, तो ऐसा नहीं, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। पहले आप जो भी पूरा लेक्चर है पूरा डिटेल में देखें, पूरा सुने। जैसे सुबह आपने सुना, फिर आप शाम में कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ 2x में जो भी लेक्चर है यूट्यूब में आता है ऑप्शन, उसको 2x में कीजिए और ईयर प्लग्स लगाइए, उसको आप वॉक में निकल जाइए। 2x में आप पूरा क्वेश्चन, पूरा क्लास सुनिए, तो ये डबल हो गया। और थर्ड टाइम आप फोन चला रहे हैं तो शॉर्ट्स में मैं डाल ही देता हूं सारे नोट्स, तो आप नोट को एक बार जल्दी जल्दी पढ़िए।
पढ़िए और फिर सुबह उठिए, एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ ये ही करना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, आपको पूरी बुक याद हो जाएगी। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद है आपने क्लास एंजॉय की होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक शेयर और एक लाइक, और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको याद करवाऊंगा पूरे हड्डियों के नाम, 206 हड्डियों के नाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।